So, hello students. So, now we are learning about the class 10th chapter 2, which is the rise in nationalism in India. So, what we have to learn in this series, so इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जिस तरह यूरोप में नेशनलिज्म क्रिएट हुआ, वैसे ही इंडिया में नेशनलिज्म का क्या रोल रहा और किन किन नेताओं ने, किन किन लीडर्स ने इसके लिए अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सो आप जैसा जानते हैं कि इंडिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटिश कॉलोनी होने के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, एलाइड पावर में यूएसए, ब्रिटेन, जापान, रशिया एंड सेंट्रल अलाइड में ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी एंड एस्ट्रो हंगेरियन कंट्रीज़ थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया के बहुत सारे लेबरर्स को सोल्जर्स आर्मीज़ में भर्ती करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड किया। ओके, और ये कब हुआ? 1914 में। इससे हुआ क्या कि ब्रिटेन के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे भारत के बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो भारत में बहुत डिप्रेशन क्रिएट हो चुका था और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्प्रेशन हुआ वो ये हुआ कि पहला तो भारत में जो कस्टम ड्यूटीज़ थी वो ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दी ताकि ज़्यादा पैसा उनके पास आए। इस ईयर में बहुत सारे गुड्स के प्राइसेस भी डबल हो गए, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली भर्ती किया गया। ओके, देन फूड की भी शॉर्टेज हुई बिकॉज क्रॉप फेल्ड हो चुकी थी इस समय, और एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1921 में 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड हो जाते हैं, लगभग 10 से 20 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं। अब इसमें इस कारण बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी भारत की। तो यहाँ पर एक आइडिया निकल के आता है, वो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अभी सत्याग्रह का आइडिया आया कहाँ से था? तो यहाँ पर एक चमत्कारिक आदमी, मिस्टीरियस आदमी की एक एंट्री होती है जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये अफ्रीका में लॉयर थे जिन्हें आप सभी जानते हैं। 1915 में ये अफ्रीका से भारत रिटर्न आए और इन्होंने सत्याग्रह के आइडिया से पूरे देश को रूबरू कराया। सत्याग्रह का मीन्स क्या था? नॉन वायलेंस, यानी बिना फाइट के लड़ाई, सत्य के राह पर चलना और पीसफुली मैनर से कोई भी प्रोटेस्ट करना। ये सभी प्रोटेस्ट गांधी जी पहले अफ्रीका में कर चुके थे, इसी कारण इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इसी के थ्रू ये भारत में भी इंडिपेंडेंस ला पाएंगे। अब महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में 1917, खेड़ा गुजरात में also 1917 in the favor of peasant of Kheda village, and in the 1918 in Ahmedabad in the favor of cotton mill workers। ये तीन इन्होंने आंदोलन किए और तीनों ही सत्याग्रह के ऊपर बेस्ड थे और तीनों ही बहुत सक्सेस हुए। इसके बाद गांधी जी ने जो ये आंदोलन की, इससे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए बहुत जल्दबाजी में इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। इस रोलेक्ट एक्ट के तहत किसी भी रिवोल्यूशनरी को, क्रांतिकारी को बिना किसी ट्रायल चलाए, बिना किसी दोष सिद्धि के 2 साल के लिए अंदर किया जा सकता था और इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी। अब गांधी जी के रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चालू किया उसका क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ कि शॉप्स क्लोज हुई, वर्कर ने स्ट्राइक्स करना स्टार्ट की और रैलीज भी करना स्टार्ट की। अब हुआ कि इससे ब्रिटिशर्स को लगा कि इसको कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है, तो लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया और दिल्ली में उनको जाने से रोका गया। अमृतसर की बात है, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में जो पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ऊपर टारगेट करना स्टार्ट किया, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पे जो रैलीज हो रही थी उनको भी क्या किया, फोर्सफुली
डिमोलिश करने का काम किया। यहीं पर अब 13 अप्रैल 1919, बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि जनरल डायर जो इस समय का हेड ऑफ द स्टेट था, उसने इस अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो बैसाखी का त्यौहार चल रहा था वहाँ पर खुली छूट दे दी थी अपने ऑफिसरों को लोगों को मारने के लिए। इससे बहुत सारा कत्लेआम हुआ, जिससे लोगों के मन में ब्रिटिश आर्मी के लिए और ज़्यादा गुस्सा फूटा। अब लोगों ने स्ट्राइक्स करना स्टार्ट की, क्लैश करना स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट के साथ में, और गवर्नमेंट बिल्डिंग को भी यहाँ पर अटैक किया गया। ब्रिटिश आर्मी ने इसको फोर्सफुली डिप्रेस करने की बहुत कोशिश की, पर अभी तक ये कामयाब नहीं हुआ। गांधी जी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये सब क्या हो रहा है। अब गांधी जी को लगा कि केवल हिंदुओं को ही साथ लाने से कुछ नहीं होगा, हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ में लाना पड़ेगा। पर मुसलमानों की ये प्रॉब्लम थी कि मुस्लिम्स जो थे वो बहुत दुखी थे। क्यों? बिकॉज ओटोमन एम्पायर जो कि ब्रिटिशर्स से हार चुका था, उसके जो मेन हेड थे वो थे खलीफा, और ये खलीफा मुस्लिमों के लीडर होते हैं। तो मुस्लिमों को बहुत अभी बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा था। पर गांधी जी ने इनको भी साथ लाने के लिए 2 ब्रदर्स के साथ में हाथ मिलाया, जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। अब नॉन कॉरपोरेशन क्यों? बिकॉज 1999 में जब गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, तब उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल क्यों कर पा रही है, बिकॉज हम उन्हें कॉरपोरेशन कर रहे हैं, और अब हम उन्हें कॉरपोरेशन नहीं करेंगे, जिसका नाम दिया गया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के तहत क्या क्या किया गया? तो सिविल सर्विसेज को, आर्मी में से लोगों को निकाला गया, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इस सब में से लोगों ने अपना एडमिशन या अपनी सर्विसेज वापस ले ली और सरेंडर्स कर दी अपने टाइटल्स को, जो भी टाइटल्स इन्हें मिले थे। अब बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो चाहते थे कि गांधी जी प्रोटेस्ट ना करें। वो सोचते थे कि हम असेंबली में रहकर जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना अच्छा काम हम प्रोटेस्ट के थ्रू नहीं कर सकते। फिर भी गांधी जी ने 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन में इन सबको मना लिया और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, और इसमें खलीफाओं को भी जोड़ लिया। बहुत सारे मूवमेंट का गांव में भी बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, अब इसका अलग अलग टाउन में क्या रिजल्ट देखने को मिला कि जो 1921 और 22 में फॉरेन क्लोथ्स का जो कारोबार था, कमर्शियल इकोनॉमिक्स थी, वो 102 करोड़ से लेकर गिरकर 57 करोड़ 57 करोड़ हो गई। बहुत सारे लोगों ने मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को रिफ्यूज़ किया फॉरेन गुड्स खरीदने से। इससे हुआ क्या कि बाइकआउट हुआ फॉरेन क्लोथ्स का, और बूस्ट मिला किसे? खादी हैंडलूम को। अब ये जो फॉरेन क्लोथ्स थे महंगे क्यों हुआ करते थे, सस्ते क्यों हुआ करते थे? बिकॉज ये मिल्स में बना करते थे, इसलिए सस्ते हुआ करते थे। पर इंडिया की जो क्लोथ्स खादी थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, इसलिए लोगों ने इसे ख़रीदना भी अब बंद किया। मूवमेंट का टाउन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ कि खादी बहुत एक्सपेंसिव थी, तो लोगों ने इसे ख़रीदना कम किया। टीचर्स और स्कूलों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने फिर से ब्रिटिशर्स स्कूल्स में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंटर लेना स्टार्ट किया, और जो कोर्ट से बाहर निकले थे वकील्स, उन वकील ने भी अपना प्रैक्टिस फिर से शुरू किया। तो ये मूवमेंट अब धीरे धीरे टाउन्स में ख़त्म होने लगा। इसका कुछ इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है अवध में। उसी समय अवध में जो किसानों के रेवेन्यू के प्राइस गिरा दिए गए, ठीक है, उन्हें मजदूर बनने पर मजबूर किया गया, सोशल बाइकआउट्स किया गया लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो लैंडलॉर्ड की इस जो दादागिरी थी, इस दादागिरी को ख़त्म करने के लिए बाबा रामचंद्र नाम के एक सन्यासी का यहाँ पर एंट्री होता है, जो कि अवध में थे और फिजी से रिटर्न होकर आए थे। इन्होंने इसे बूस्ट दिया
हुआ क्या कि पीजेंट्स ने नाई धोबी बंद स्टार्ट कर दिया। इसके तहत जितनी भी बेसिक सर्विसेज थी जो कि लैंडलॉर्ड्स को मिलती थी, जैसे कपड़े धोना, है ना, बर्तन मांजना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हेयर कट्स करना, उन्हें बंद कर दिया गया। नेहरू ने भी इसका समर्थन किया 1920 में, जिसे ओद किसान सभा के थ्रू इसको बूस्ट मिला। अब एक स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ भी लाया गया, क्योंकि ट्राइबल में भी ये आंदोलन चल रहा था। तो ट्राइबल में पार्टिसिपेशन करने वाले लोगों के लिए ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ लाया, जिसके तहत इन ट्राइबल्स को, जो कि आंध्र प्रदेश के थे, गोदम हिल्स के, इन्हें जंगल में बिना परमिशन के आने और जाने पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है अल्लूरी सीतारामा राजू। इसके ऊपर एक मूवी बनी है जो आपने देखी होगी। ओके, इन्हें क्लेम करते थे कि इनके पास स्पेशल पावर है, ये गांधी जी को भी सपोर्ट करते थे। ओके, और नॉन वायलेंस पर भी ये बिलीव करते थे। बट एट लास्ट राजू को कैप्चर कर लिया गया 1924 में, और इस हीरो का भी अंत हुआ। डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट अलग अलग जगह पर देखने को जैसा मिल ही रहा था, तो प्लांटेशन में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। तो प्लांटेशन में भी लॉ ला दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि कोई भी, अच्छा, इस लॉ का नाम क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत, कि प्लांटेशन में वर्क करने वाले कोई भी मजदूर बिना परमिशन के अंदर बाहर नहीं आ सकते। अब जैसे ही इनको गांधी जी के सत्याग्रह का, नॉन वायलेंस का, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का पता चला, इन लोगों ने भी अपने अपने प्लांटेशन से निकल के विद्रोह शुरू कर दिया। अब गांधी जी को ये लगा कि सभी अपनी अपनी तरह से नॉन वायलेंस या नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को चला रहे हैं। इसी के तहत चोरा चोरी एक इंसिडेंट हो जाता है 1922 में, जिसमें जो गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ के एक पुलिस स्टेशन को लोगों ने जला दिया और इसमें अंग्रेज ऑफिसर्स मारे गए। अब जो गांधी जी का मेन मकसद था, नॉन वायलेंस के थ्रू आज़ादी पाना, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। तो गांधी जी ने इसे वापस लेने का निश्चय किया कि अभी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अभी के लिए टाला जाता है। अब उनका ये मानना हो गया था कि सत्याग्रह के लिए हमें प्रॉपर्ली ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हर कोई अपनी अपनी तरह से इस मूवमेंट को चला रहा था। इसके लिए जो मेंबर्स को इकट्ठा किया गया था काउंसिल से, उन लोगों ने भी मूवमेंट से मुंह मोड़ा और काउंसिल इलेक्शन की तरफ फिर से चले गए, जिसमें मेनली कांग्रेस के लीडर्स और मुस्लिम लीडर्स थे। इसी बीच स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जो कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर की 1 जनवरी 1922 को। अब 1929 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पर्शन आता है। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल हो जाते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाता है, पीजेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी हार्वेस्ट बेचने के लिए। इसी बीच एक साइमन कमीशन भी आता है। इस साइमन कमीशन को लाने वाले जो थे वो थे सर जॉन साइमन। इस साइमन कमीशन का मकसद क्या था कि इंडिया में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको दबाना, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब इंडियंस को लगा कि इन 7 मेंबर्स तो जो भी हैं एक मत होकर एक तरफा जो भी डिसीजन देना होगा वो दे देंगे, इसलिए इंडियंस ने इसका बाइकआउट किया और एक नारा दिया, साइमन गो बैक। अब यहाँ पर लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय वहाँ इंडिया के लॉर्ड थे, इनके सामने सुभाष चंद्र बोस नेहरू गए, वो बोला कि साइमन को वापस लो, साइमन कमीशन को वापस लो। और लॉर्ड इरविन ने बोला ठीक है, पर आपके पास 2 ऑफर है, या तो आप डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दे दो कि ठीक है जो भी हम करते हैं उसे करने दिया जाए, और दूसरा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें फ्यूचर डिस्कशन को किया जाए। पुनः अब नेहरू जी ने उसको भी रिफ्यूज़ किया और खुद ही जनवरी 26, 1930 में इंडिया को इंडिपेंडेंस घोषित कर इंडिपेंडेंस डे मनाने की शुरुआत की।
पर उस समय इसको बहुत कम अटेंशन मिला। ओके एवरीवन, सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। आई होप आपको ये सारी स्लाइड्स के थ्रू बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अब आप लोग सभी इस स्लाइड्स को शेयर करिए, अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। इसके बाद की सीरीज़ में हम आगे की स्टडी करते हैं।